दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड डीएलएड के फाइनल एग्जाम के पेपर 9 के आज हम लोग शॉर्ट नोट्स को देखेंगे ताकि आपका आने वाले एग्जाम में लिखने में आसानी हो और आपका एग्जाम बढ़िया तरीक़ा से जाए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पेपर 9 जो कि ईवीएस का पेपर होता है, सामाजिक विज्ञान का पेपर होता है। आज हम लोग उनके सभी टॉपिक को शॉर्ट नोट्स देखेंगे ताकि आपको एग्जाम में लिखने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग इसी छोटे से वीडियो में पूरे पेपर को कंप्लीट देखेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों पेपर 9 जो कि होता है ईवीएस 1 सामाजिक विज्ञान। दोस्तों आज का पहला जो क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। सामाजिक विज्ञान के अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। दोस्तों सामाजिक विज्ञान का अर्थ होता है सामाजिक विज्ञान मानव समाज, उसके व्यवहार, संस्कृति, राजनीति और अर्थव्यवस्था का अध्ययन है। दोस्तों इसका प्रकृति है, यह समाज से संबंधित वास्तविक समस्याओं का विश्लेषण करता है। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। यह ज्ञान और व्यवहार का समन्वय है। और इसका क्षेत्र को देखने जाएं तो राजनीतिक, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र जैसे विषय शामिल है। जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान इसमें खोजा जाता है। बच्चों को सामाजिक समझ, नागरिकता और जिम्मेदारी का बोध कराता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कौन कौन शिक्षण सामग्री प्रयोग में लाई जाती है। दोस्तों पुस्तकें, चित्र, चार्ट और मानचित्र शिक्षण में उपयोग होते हैं। मॉडल, ग्लोब, विज्ञान किट आदि बच्चों की समझ बढ़ाते हैं। ऑडियो वीडियो सामग्री जैसे डॉक्यूमेंट्री, रेडियो कार्यक्रम बच्चों की रुचि बढ़ाते हैं। वास्तविक वस्तुएं, भ्रमण, प्रायोगिक गतिविधियां भी उपयोगी है। डिजिटल सामग्री जैसे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आधुनिक शिक्षण का हिस्सा है। दृश्य सामग्री बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाती हैं। श्रव्य सामग्री से सुनने और समझने की क्षमता विकसित होती हैं। विभिन्न सामग्री के प्रयोग से शिक्षण प्रभावी और रोचक बनता है। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट शिक्षण सामग्री थी जो प्रयोग में लाए जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की विभिन्न विधियां संक्षिप्त में वर्णन करें। पहला है समस्या समाधान विधि। बच्चों को किसी समस्या पर चर्चा कर समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है। विचारों का आदान प्रदान करती है समस्या समाधान विधि। अब हम लोग बात करेंगे अवलोकन विधि के बारे में। बच्चों को आसपास की घटनाओं का निरीक्षण कर सीखने का अवसर देती है, इसे अवलोकन विधि कहते हैं। वाद विवाद विधि विचारों की अभिव्यक्ति और तर्क की क्षमता विकसित करती है। टीम वर्क और संवाद कौशल बढ़ाता है वाद विवाद विधि। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि झारखंड या भारत के यातायात साधनों के बारे में लिखिए। दोस्तों सड़क परिवहन सबसे अधिक उपयोग में है। बसें, ट्रक, निजी वाहन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चलती हैं। दोस्तों रेल परिवहन को अन्य हिस्सों से जोड़ता है। हवाई सेवा से व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। जल परिवहन कुछ नदियों में सीमित रूप से उपयोग होता है। यातायात साधन आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाते हैं। सड़क निर्माण से शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार की पहुंच आसानी होती है। परिवहन का विस्तार सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की विशेषताओं को लिखिए। इसमें तो आप बहुत बना के लिख सकते हैं। पहला है भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। यह नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सुनिश्चित करता है। धर्मनिरपेक्षता और समानता को प्रोत्साहित करता है। न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य का संतुलन तय होता है। नीति निर्देशक तथ्य सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। नागरिक कर्तव्यों का उल्लेख जिम्मेदारी का बोध कराता है। संविधान लचीला और कठोर दोनों स्वरूप का संतुलन रखता है। दोस्तों ये कुछ संविधान के इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं जो कि मैंने लिखा है। आप 2-4 अगर याद रखते हैं तो बाकी बना के लिख सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत की स्वास्थ्य समस्याएं और समाधान क्या है। स्वास्थ्य समस्याएं पहले है कुपोषण, संक्रामक रोग, स्वच्छता की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, पानी की समस्या और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। इसका समाधान क्या कर सकते हैं? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या को बढ़ा सकते हैं। पोषण कार्यक्रम और टीकाकरण अभियान चला सकते हैं। स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, ये कुछ समाधान है। और समाधान में आप लिख सकते हैं स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाना, योग और व्यायाम को बढ़ावा देना, चिकित्सा सेवाओं का विस्तार कर समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिषद के कार्य को लिखिए। नगर निगम बड़े शहरों की सफाई, जल आपूर्ति और सड़क निर्माण का कार्य करती है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन करती है। नगर पालिका छोटे शहरों में नागरिक सुविधाओं का विकास कराता है। कर वसूल कर स्थानीय सेवा प्रदान करता है। जिला परिषद का काम है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का कार्य करना, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम चलाना। ये संस्थाएं समस्याओं का समाधान करती हैं, नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुसार सेवाएं प्रदान करती हैं और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाती हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा का गठन
अधिकार और कार्य को लेकर। दोस्तों, गठन जनता द्वारा सीधे निर्वाचित प्रतिनिधियों से लोकसभा बनती है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। अधिकार है विधायी अधिकार, बजट पारित करने का अधिकार, कार्यपालिका पर नियंत्रण और नीति निर्धारण, यह है उसका अधिकार। दोस्तों, और इसका कार्य अगर देखना जाए लोकसभा का, देश में कानून बनाना, सरकार की योजनाओं की निगरानी करना, जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विषयों पर निर्णय लेना। लोकसभा देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का मुख्य आधार है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में गरीबी और कारण और समाधान बताइए। दोस्तों, कारण सबसे पहला है बेरोजगारी और शिक्षा की कमी। बेरोजगारी और शिक्षा की कमी, असमान वितरण और आर्थिक संसाधनों का अभाव, बीमारी और सामाजिक असमानताएं, ये सब है कारण। अब समाधान क्या करेंगे? कौशल विकास और रोजगार योजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, स्वच्छ पानी और पोषण कार्यक्रम, सरकार द्वारा गरीब रेखा से नीचे के लोगों के लिए योजनाएं बनाना, समाज में जागरूकता और सहयोग बढ़ाना। उन उपायों से गरीबी दूर कर समाज का संतुलित विकास संभव है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 1857 का सिपाही विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है? या ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय सैनिकों का बड़ा विद्रोह था, इसलिए इसमें विभिन्न वर्गों, धर्मों और क्षेत्रों के लोग शामिल हुए थे। यह केवल सैनिक विद्रोह नहीं बल्कि राष्ट्रीय असंतोष का प्रतीक था। विदेशी शासन के खिलाफ व्यापक प्रतिरोध का स्वरूप बना। इस विद्रोह ने भारतीय में स्वतंत्रता की चेतना जगाई। दोस्तों, अगला है इतिहासकार इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसलिए मानते हैं क्योंकि यह देशव्यापी संघर्ष की शुरुआत था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जीवन कैसा था? लोग कृषि पर आधारित जीवन जीते थे। गेहूं, जौ जैसी फसल की खेती होती थी। व्यापार का अच्छा नेटवर्क था। घर ईंटों से बने होते थे और नाली अच्छी व्यवस्था थी। मिट्टी के बर्तन, आभूषण और उपकरणों का प्रयोग होता था। पशुपालन आम था। सामाजिक जीवन व्यवस्थित और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध था। स्वच्छता और नगर योजना का उच्च स्तर था। ये सब है हड़प्पा सभ्यता के कुछ लक्षण या फिर गुण। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट अर्थ, समस्या और समाधान बताइए। जनसंख्या विस्फोट का अर्थ है जनसंख्या का तेजी से बढ़ना और जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। समस्या क्या है? बेरोजगारी, आवास की कमी, भोजन और शिक्षा व्यवस्था की समस्या, स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त भार पड़ता है। दोस्तों, इसका समाधान क्या है? परिवार नियोजन का प्रचार, शिक्षा जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, आर्थिक विकास योजनाएं, पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देना, ये कुछ इसके समाधान है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है शॉर्ट टॉपिक, जो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा जाता है। पहला है ज्वालामुखी। पृथ्वी की सतह पर दरार या छिद्र से गर्म लावा, धुआं और गैस निकलते हैं। यह प्राकृतिक घटना पृथ्वी की अंदरूनी ऊर्जा का संकेत है। दोस्तों, ज्वालामुखी विस्फोट से भूमि निर्माण और पर्यावरण पर असर पड़ता है। अगला है भूकंप। पृथ्वी की परतों में हलचल से जमीन कांपती है। यह अचानक होता है और नुकसान पहुंचा सकता है। भूकंप पृथ्वी की संरचना में बदलाव का संकेत है। बाढ़। जब सामान्य से अधिक वर्षा होती है, नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है तो बाढ़ आती है। इससे गांवों, शहरों और खेतों में पानी भर जाता है। बाढ़ से फसल, घर, पशु और जीवन को नुकसान पहुंचता है। यह प्राकृतिक आपदा है, इसके लिए बचाव और राहत की योजनाएं जरूरी होती हैं। दोस्तों, सुनामी। ये समुद्र भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट से बड़ी लहरें उठती हैं। ये तटीय इलाके में भारी तबाही कर सकती हैं। सुनामी जलस्तर में अचानक वृद्धि का कारण बनती है। अगला है पर्वत। ऊंची भूमि जो चारों तरफ से नीचे भूमि से घिरा होती हैं। पर्वतों पर जंगल, नदियाँ और दुर्लभ वनस्पति मिलती है। पर्वत जलवायु और जल स्रोतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अगला है दोस्तों मरुस्थल, डेजर्ट। ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा बहुत कम होती है उसे मरुस्थल कहा जाता है। भूमि सूखी और रेतीली होती हैं। या विशेष प्रकार के पौधे और जानवर पाए जाते हैं। दोस्तों, अगला है मैदान। समतल और उपजाऊ भूमि जो खेती के लिए उपयोग होती हैं उसे मैदान कहते हैं। नदियों के किनारे मैदान पाए जाते हैं या जनसंख्या के लिए सुविधाजनक क्षेत्र हैं। अगला है दोस्तों मानचित्र। किसी स्थान या क्षेत्र का चित्र रूप में प्रतिनिधित्व मानचित्र कहते हैं। इसमें भूगोल, नदियाँ, शहर और रास्ते दर्शाए जाते हैं। इसका उपयोग यात्रा, अध्ययन और योजना बनाने में होता है। तो दोस्तों, ये कुछ शॉर्ट टॉपिक था, मैंने उसके लिए एकदम शॉर्ट में आंसर बताया था ताकि आपको रिकॉल हो जाए और कुछ पॉइंट याद रह जाए। इन्हीं सब पॉइंट को आपको बना के लिख के आना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाएँ। और आपको मन में क्या डाउट है आप कॉमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।